हेलो एवरीवन, मैं सविता, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज आपको बताने जा रही हूँ रेकी की हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था रेकी के बारे में, रेकी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। आज हम जानेंगे रेकी की हिस्ट्री के बारे में कि रेकी का इतिहास क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से है। रेकी वैसे तो एक जापानी शब्द है और ये थेरेपी जापान से होकर पूरी दुनिया में आई, लेकिन इसका ओरिजिन इंडिया है। हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में रेकी का उल्लेख मिलता है। इसको उस समय टच थेरेपी या स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, बट कुछ भी ठीक से लिखित न होने की वजह से धीरे धीरे ये थेरेपी पूरी दुनिया से लुप्त हो गई थी। इसको रीडिस्कवर किया जापान के डॉक्टर मिकाओ सुई ने। डॉक्टर मिकाओ का जन्म 1865 में जापान में हुआ था। वैसे तो वो एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, लेकिन वो एक प्रीचर का भी काम किया करते थे और ईसा मसीह के उपदेशों के बारे में लोगों को पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, ईसा मसीह कहते थे कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब में वही ताकत है, वही पावर है जो उनके अंदर है, और वो किसी को भी टच करके ठीक कर दिया करते थे, और हम तो ये नहीं कर सकते। अगर हम में भी वही पावर है तो हम किसी को टच करके क्यों नहीं ठीक कर सकते। डॉक्टर मिकाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने तत्काल अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और इस थेरेपी की खोज के लिए निकल गए। उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखे, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उनको उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। फिर वो इंडिया आए। इंडिया में वो बनारस में 7 साल तक रहे। उन्होंने संस्कृत सीखा और यहाँ के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। यहाँ से उनको ये तो पता चला कि इस तरह की कोई हीलिंग मोडालिटी होती है, लेकिन इसको सीखा कैसे जाए इसका कोई गाइडेंस उनको नहीं मिला। फिर वो तिब्बत गए। तिब्बत में वो बौद्ध मठ में रहे। वहाँ पर उन्होंने गौतम बुद्ध के लोटस सूत्र का भी अध्ययन किया, जहाँ से उनको इस हीलिंग थेरेपी के बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि कैसे उसको सीखा जाए। फिर उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप मेडिटेशन करो, शायद आपको कोई गाइडेंस मिले। तब वो एक कोरियामा नामक एक माउंटेन पर गए और वहाँ पर उन्होंने 21 दिन का मेडिटेशन किया और फास्ट भी रखा। 21वें दिन उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। अब उनको लगने लगा कि उनकी जान निकल जाएगी। तभी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रोशनी उनकी तरफ आ रही है, और वो रोशनी देखते देखते उनके क्राउन यानी कि टॉप ऑफ द हेड से उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे वो रोशनी उनके अंदर प्रवेश की, उनका शरीर एनर्जी से भर गया। उनके शरीर में न जाने कहाँ से बहुत ताकत आ गई, और वो उनको महसूस हो गया कि अब उनका एनलाइटमेंट हो चुका है। वो इतने खुश हुए और वो एनर्जी से तो भरे ही हुए थे। वो माउंटेन से, खुशी के मारे वो माउंटेन से जल्दी जल्दी उतरने लगे। जब वो उतर रहे थे तभी उनका पैर पत्थर से टकरा गया और उनके अंगूठे में बहुत तेज़ चोट लगा और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी और बहुत तेज़ दर्द भी होने लगा। जैसे उन्होंने अपना हाथ अपने अंगूठे पर रखा, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई और उनका दर्द भी ठीक हो गया। अब उनको विश्वास हो गया था कि इस हीलिंग को अब वो जान चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, और ये हीलिंग उनकी बॉडी में आ चुका है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इस हीलिंग मोडालिटी को और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। फिर वो जापान के एक कोएटो नामक जगह पर गए, जहाँ पे भिखारी रहा करते थे, और उन भिखारियों को लेप्रेसी था। उन्होंने उन भिखारियों को हीलिंग देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे कुछ महीनों में वो भिखारी ठीक होने लगे और वो वहाँ से जाने लगे। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि जो भिखारी ठीक हो चुके थे
उसमें से कुछ भिखारी वापस आ रहे हैं। तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग वापस क्यों आ रहे हैं, आप लोग तो ठीक हो चुके हैं, आप लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उन भिखारियों ने जवाब दिया कि भीख मांगना ज़्यादा इजी काम है बजाय काम करने के, इसलिए वो भीख ही मांगेंगे। तब डॉक्टर मिकाऊ ने डिसाइड किया कि आगे से वो किसी को भी ये हीलिंग थेरेपी ना तो फ्री में सिखाएंगे, ना किसी को हीलिंग फ्री में देंगे और ना ही बिना मांगे देंगे। इससे कोई इसकी कद्र नहीं करेगा, क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ की कोई भी कद्र नहीं करता है। फिर वो अपने शहर आ गए। वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का सेंटर खोला और वहाँ वो लोगों को हीलिंग देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जापान के लोग उनको जानने लगे और उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों डॉक्टर शिजोरो हयाशी, जो कि सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे और एक सर्जन भी थे, वो डॉक्टर मिकाऊ के संपर्क में आए। जब इन्होंने इस हीलिंग मोडालिटी को जाना तो डॉक्टर मिकाऊ से उन्होंने इस हीलिंग थेरेपी को सीखा और डॉक्टर मिकाऊ के साथ काम करने लगे। 1929 में डॉक्टर मिकाऊ की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद से डॉक्टर हयाशी ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। रेकी के 24 हीलिंग पॉइंट्स बनाए, अट्यूनमेंट प्रोसेस बनाया और भी बहुत सारे चेंजेस किए। धीरे धीरे डॉक्टर हयाशी के बारे में जापान ही नहीं, जापान के बाहरी देशों में भी लोग जानने लगे। उन्हीं दिनों हुआई शहर में मैडम टकाटा रहती थी। मैडम टकाटा एक गंभीर रोग से ग्रस्त थी, साथ में उनको डिप्रेशन भी था। उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब आप ठीक नहीं हो सकती हैं। मैडम टकाटा को जब पता चला इस तरह की कोई हीलिंग थेरेपी होती है जहां वो ठीक हो सकती हैं, तो वो जापान गई। जापान में डॉक्टर हयाशी से मिली और उनसे अपनी हीलिंग कराई। कुछ महीनों के बाद उनका हेल्थ ठीक होने लगा। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस हीलिंग थेरेपी को सीखेंगी और उन्होंने डॉक्टर मिकाऊ से इस हीलिंग थेरेपी को सीखा, उनसे मास्टर डिग्री हासिल की और कुछ समय उनके साथ काम करने के बाद वापस अपने शहर आ गए। वाई में उन्होंने लोगों को हीलिंग भी देना शुरू किया और पूरी दुनिया में करीब 22 मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स तैयार किए। आज रेकी को पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय मैडम टकाटा को जाता है, उनके प्रयासों का जाता है। हम जितने भी रेकी चैनल्स हैं उन्हीं के ही प्रयासों का ही परिणाम है कि हम सब रेकी चैनल्स हैं। फ्रेंड्स, रेकी की हिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।